हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और हम करने वाले हैं उसका पार्ट फोर्थ, यानी फन टू थर्ड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, क्योंकि चैप्टर को स्टोरी वे में कर रहे हैं। स्टोरी का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा होगा तो फोर्थ पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ओके, और अगर देख भी लिया है दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, चीजें अच्छे से रिकैप हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। फास्ट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता चुका हूं कि हिंदी मीडियम है। अगर आपके किसी फ्रेंड का या एसएसटी हिंदी में है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी के नोट्स के साथ मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप जाकर उनको शेयर कर सकते हो। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। आपको पता है मैंने एक अलग से वेबसाइट बना रखी है नोट्स के लिए, मेन पॉइंट स्टडी करके। आप मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे गूगल पे, वेबसाइट आ जाएगी, नोट्स वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट पीडीएफ है, फ्री नोट्स है, बट उसको फ्री मत लेना। वो बड़े से बड़े पेड कोर्स के नोट्स से ज्यादा बढ़िया नोट्स है। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। सपोर्ट करना चाहो तो पेमेंट के ऑप्शन है, और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाओगे, ऐड मिलेगी आपको, 10 सेकंड रुक जाना, क्लिक करके ऐड पे, वो भी एक फाइनेंशियली सपोर्ट ही होगा, एक तरह से आप कह सकते हो, इनडायरेक्ट। ओके, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 9200 स्टूडेंट है इस पे पहले से ज्वाइन। इसको 9002 नहीं है वैसे तो, 9500 हो गए हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और साथ में हमारे अलग अलग चैनल है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ये मेन पॉइंट टैग है। अर्निंग से रिलेटेड बताता हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है। 10,000 से ज्यादा इस पे सब्सक्राइबर हैं, 10,800। और साथ में हमारा मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, यहाँ पर मैं गेमिंग वगैरह की वीडियो डालता हूँ, और ये यूनिक वर्ल्ड। तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं जी अपने लास्ट पार्ट में। ओके चलो, तो पूरा हम पढ़ चुके थे पीछे का। आई होप मेरे को रिवाइज ना करवाना पड़े, क्योंकि पहले ही बहुत बड़े बड़े पार्ट में मैंने आपको अच्छे से अलग अलग सारी चीजें समझाई है, तो आई होप समझ आ गया हो। नहीं देखा तो हाथ जोड़ के विनती है, पहले वो जाकर देखो, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा फायदा नहीं बचा पाएगी अगर आपने 1 टू 3 पार्ट नहीं देखे होंगे तो। ओके, टॉपिक का नाम है जी पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड दी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक बात तो हमको क्लियर हो गई, पोस्ट वर्ल्ड सेटलमेंट, इसमें आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सी वॉर की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, कि एक तरह से सब इकोनॉमी जो जो जिस ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हर कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। फिर ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया, तो उन कंट्रियों को रिवाइव करने के लिए क्या किया गया उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक और चीज लिखी हुई है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब बच्चों को ना बड़ी दिक्कत आती है, यार ब्रेटन वुड्स है क्या? कुछ नहीं है, सुन लो बस। पहली बात तो ब्रेटन वुड्स है ना, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्लस हमारे वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन से है जी, तो आपको क्या बोलना है कि सर जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। कब बनाया गया था, इसमें क्या होता है, क्या काम करता है, वो तो हम पढ़ेंगे ही। बट आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन होता क्या है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं आता कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या होता है। मतलब ब्रेटन वुड्स यही नहीं पता होता कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ब्रेटन वुड्स से क्या लेना देना है। तो कुछ नहीं है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ही हमारे वर्ल्ड बैंक और हमारे आईएमएफ होते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं जी स्टार्ट अपना टॉपिक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिस्ट, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिस्ट थे और जो हमारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने दो चीजें सीखी जब वॉर चल रही थी। उन्होंने दो चीजें एक्सपीरियंस करी, उन्होंने वॉर में दो चीजें देखी। पहली चीज उन्होंने क्या नोटिस करी, उन्होंने ये देखा कि एक कंट्री के अंदर अगर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कंजम्पशन भी होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक कंट्री चीजें बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, खरीदने वाला कोई है नहीं, तो वो कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। और उन्होंने ये बोला कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने लायक हो कोई भी चीज, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस लोगों को, उस कंट्री के लोगों की इनकम स्टेबल हो, तभी वो ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। स्टेबल इनकम और हाइयर इनकम हो तभी तो वो खरीद पाएंगे ना। तो क्या समझ आया, पहला पॉइंट क्या था हमारे, क्या इकोनॉमिस्ट ने क्या नोटिस करा कि एक कंट्री जो ज्यादा प्रोडक्शन करती है, तो उस कंट्री के अंदर ज्यादा कंजम्पशन भी होना चाहिए, खरीदने वाले भी होने चाहिए। और खरीदने वाला कोई भी कंट्री कब बनता है, अच्छे ज्यादा चीजें खरीदने वाली कंट्री वो तब बनती है जब वहां पर लोगों की इनकम अच्छी हो और लोगों की इनकम स्टेबल हो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। दूसरी बात, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बेसिकली ये बात उन्होंने इंटरनेशनल, आप कह सकते हो रिलेशन के बारे में बोली थी, या इकोनॉमिक लिंक जो होता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, उसके बारे में बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि एक कंट्री जो है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट यानी एक कंट्री के अंदर अगर एक कंट्री चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दे, अपने लोगों को जॉब दे, तो तीन चीजों को कंट्रोल उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, लेबर का, कैपिटल का, और साथ ही में हमारे गुड्स के फ्लो का। अच्छा इसका मतलब क्या है सर, मतलब तो समझ ही नहीं आया, तो पढ़ दिया आपने, चलो जी सुन लो फिर। अब देखो,
मान लो मेरी एक कंट्री है, मैं उस कंट्री का मालिक हूं, मेरी कंट्री खुद की कंट्री है मेरी, मान लो कंट्री का नाम है ए, ठीक है। यहाँ पर है ना 100 लोग हैं और मैं चाहता हूं कि 100 के 100 लोगों को जॉब मिले, तो मैं किन किन चीजों का ध्यान रखूंगा? तो अगर मान लो पहले तो मैं ये देखूंगा कि बाहर से है ना कोई भी चीज जो है वो आए ना, ठीक है, या बाहर से कोई लेबर ना आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर बाहर से कोई लेबर आता है तो उसको भी जॉब देनी पड़ेगी, और क्या पता वो मेरे लोगों की जॉब छीन ले, तो है ना। मान लो ये 100 लोगों की जॉब है, 100 लोगों को मैंने कोई जॉब दे रखी है और वो काम अच्छा करता है, तो उसकी जॉब तो एक बंदे को मेरे को हटाना कर इसको रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ऐसा झंझट चाहूंगा ही नहीं कि बाहर से कोई आए। अगर आप कंट्री में, और ये मैं, अच्छा ओके, और ये मैं कब कर सकता हूं? जब मेरे पास कंट्रोल हो दूसरी कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में आने से रोकने के लिए। तो यही बात लिखी हुई है कि अगर आप चाहते हो फुल एम्प्लॉयमेंट हो आपकी कंट्री में, तो तीन चीजों का कंट्रोल उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। किसका? गुड्स के फ्लो का, कैपिटल का और लेबर का, कि कौन लेबर आ सकता है या कौन कंट्री में नहीं आ सकता, कितनी चीजें आ सकती है कितनी चीजें नहीं आ सकती। अच्छा ये सुन लो, अब चीजों का क्या लेना देना। देखो अगर बाहर से कोई चीज आ रही है जो कि बनी बनाई है ना, तो और हमारी कंट्री के अंदर, मेरी ये वाली ये जो कंट्री है उसके अंदर भी सेम लोग, हमारे लोग जो है वही चीज बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे लोगों की जो चीज बन रही है, मान लो अगर वो महंगी हुई तो कोई उनकी चीज खरीदेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं थोड़े दिन तक अपना बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, और जब लगेगा यार बहुत लॉस में जा रहे हैं तो वो छोड़ देंगे, तो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक कंट्री को ये भी डिसाइड करने का पूरा पूरा हक है कि कौन सी चीज उस कंट्री के अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीज उस कंट्री के अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर पाती है, तीन चीजों पर कंट्रोल रख पाती है, तभी वो कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा पाएगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब बात करते हैं जी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की, कि जो होते क्या है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड द डेफिसिट ऑफ द मेंबर नेशन। बेसिकली है ना आईएमएफ के अंदर बहुत सारी कंट्री है, पार्ट है, बहुत सारे मेंबर हैं इसके, बहुत सारी अलग अलग कंट्री है इसकी मेंबर है। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताना कि आईएमएफ में करंटली कितनी कंट्री है, कितनी कंट्री जो है वो आईएमएफ का पार्ट है। तो बेसिकली आईएमएफ है ना उन सारी की सारी कंट्रियों की हेल्प करता है जो उसका पार्ट है, ठीक है। और अगर उनको कभी पैसे वगैरह की जरूरत पड़े तो उनको देता है ना। क्यों देता है पैसे वगैरह, क्यों देता है जी? देखो मान लो एक कंट्री के पास पैसे नहीं है ना, और वो कंट्री ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो जब लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इनकम अच्छी होगी, तभी तो वो उस ज्यादा प्रोडक्शन का फायदा उठा पाएंगे। वही पहला वाला पॉइंट है ना, कि एक कंट्री के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज्यादा कंजम्पशन भी होना चाहिए, ज्यादा चीजें लोग खरीदने भी चाहिए, और लोग ज्यादा चीजें कब खरीद पाएंगे? जब उनके पास पैसे होंगे, हायर इनकम होगी। तो अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसको पैसे की जरूरत है, लोन वगैरह चाहिए, बिजनेस वगैरह सेटअप करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो जो है वो उनको अवेल हो सके, इसका काम कौन देखता है? ये देखता है जी आईएमएफ, ठीक है। और साथ ही में एक इंटरनेशनल बैंक भी बनाया गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल बैंक को मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। आप मेरे को ना नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता हो, ठीक है। वॉज सेटअप टू फाइनेंस दी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा वर्ल्ड बैंक बनाया गया था कि वॉर के बाद जो कंट्रियों को बहुत नुकसान हुआ है उसके डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो भी थोड़ा फाइनेंशियली खड़ी हो सके, वो कंट्री दोबारा से उस कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा जा सके, हालत इकोनॉमिक हालत उसकी सही करी जा सके, उसी के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। और इन दोनों ने अपना काम 1947 में शुरू करा था, ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया हो। और ये बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को कभी कभार ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, और कभी कभार इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब एक पैराग्राफ है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब है ना वैसे तो ये पैराग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th में अगर आपने इकोनॉमिक्स ली तो आपका दिमाग की दही हो जाएगी अगर ये पैराग्राफ आपने नहीं समझ रखा होगा तो। देखो ब्रेटन वुड सिस्टम में है ना एक था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उस टाइम में ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? देखो उस टाइम में ना, उस टाइम एक ही कंट्री थी जिस पर सारी की सारी दूसरी कंट्री भरोसा करती थी कि जी ये कंट्री जो है स्टेबल है, इसकी हालत स्टेबल है, इसकी कंट्री जो है, ये कंट्री जो है इसकी करेंसी ऊपर नीचे नहीं जाएगी, मतलब इस कंट्री की इकोनॉमिक हालत खराब नहीं होने वाली, लोग ये समझते थे। और वो कंट्री थी अमेरिका। सब लोगों को अमेरिका पे विश्वास था कि जी अमेरिका की करेंसी तो ऊपर नीचे नहीं होनी है, और अमेरिका की कंट्री स्टेबल रहनी है, और उसकी करेंसी भी स्टेबल रहनी है। जो उसका डॉलर था ना वो स्टेबल रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करती थी दूसरी कंट्री, क्या करती थी उसके साथ पैक कर लेती थी, अपने आप को पैक कर लेती। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं। देखो
अगर मान लो महंगाई बढ़ती है या कुछ भी होता है कंट्री के अंदर, तो $1 मान लो इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मान लो $1 इंडिया के अंदर 75 है। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता है ना तो 75 से 76 हो सकता है, बट 76 से ऊपर नहीं जा सकता, और 75 से 74 हो सकता है, बट 74 से नीचे नहीं जाएगा, तो फिक्स हो गया ये। इसी को कहते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहले है ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था ब्रेटन वुड सिस्टम तक, जो है ब्रेटन वुड सिस्टम भी आज जो है, मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम चलाती थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, वो अब खत्म हो चुका है। पहले चलता था ये कि सब कंट्रियों ने अपने आप को अमेरिका से फिक्स कर रखा था कि जी अमेरिका की करेंसी है और ये हम अपनी करेंसी के साथ पैक कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी करेंसी डॉलर से ही बिल्कुल मैच रहेगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मतलब अगर $1 ₹75 का है तो यहाँ तो 76 जा सकता है, 74 जा सकता है, ना उससे नीचे जाएगा ना उससे ऊपर आएगा। इसी को पैक कहते हैं, पैक करना कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ आ गई हो। बट ऐसे डायरेक्टली डॉलर से नहीं करते थे, पता क्या करते थे कि डॉलर को पहले सोने से करते थे, और सोने से दूसरी कंट्री, मैं सबको समझाता हूँ, $35 का एक ऑन्स गोल्ड था, उसको फिर एक ऑन्स को फिर ये देखते थे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, $35 एक ऑन्स ऑफ गोल्ड के बराबर है, और फिर ये देखते थे कि इंडिया के अंदर एक ऑन्स गोल्ड कितने रुपए का, फिर ऐसे फिक्स करते थे। नहीं समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये मैं आपको खुद से समझा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ 11th-12th में आए तो, ठीक है। बस इतना याद रखो, ब्रेटन वुड सिस्टम में फिक्स एक्सचेंज रेट होता था। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि अमेरिका से अपनी करेंसी को फिक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की करेंसी जो थी उसको स्टेबल माना जाता था, तो उसके साथ अपनी करेंसी को फिक्स कर लो, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, इसे कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। बट उसके बाद जितनी भी कंट्री थी ना, उनको पता चला भैया अमेरिका भी भरोसेमंद नहीं है, उसकी करेंसी भी झूलती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो इसीलिए फिक्स एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। उसके बाद लोगों ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर लिया कि अगर अमेरिका की करेंसी नीचे जाती है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की करेंसी हिलने लग गई थी, तो इसी के लिए लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट को छोड़ के फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे शिफ्ट हो गए वो। यानी अगर करेंसी नीचे जाएगी तो वो भी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगी तो वो भी नीचे जाएगा। जैसे आज है इंडिया के अंदर डॉलर का प्राइस बढ़ता रहता है घटता रहता है, कितना भी बढ़ जाता है कितना भी घट जाता है ना। तो ये कैसे हो पाता है, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इंडिया में इस टाइम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, वर्ल्ड में इस टाइम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही यूज होता है, फिक्स नहीं है कुछ भी। ऐसे नहीं है कि $1 75 ही रहेगा भैया, 75 से 76 हो सकता है, 73 से 74, ना ऊपर जा सकता है नीचे, ऐसा नहीं है। ऊपर भी जाता है, 72 भी होता है, 80 भी हो सकता है, हुआ नहीं बट 80 भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है। पहले क्या होता था, ब्रेटन वुड सिस्टम में एक फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम हुआ करता था, जो अब खत्म हो चुका है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक है। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि लोगों को समझ आने लग गया कि जी जरूरी नहीं है कि अमेरिका भी हिलता है, अमेरिका की करेंसी भी हिलती है, अमेरिका भी कोई बिल्कुल भगवान से अवतार लेके नहीं आया, उसकी भी हालत खराब होती है, ठीक है। चलो, तो ये बात लिखी हुई है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग द नेशनल करेंसी, कंट्री की करेंसी एंड द मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसी, फॉर एग्जांपल इंडियन रूपी, वर पैक्ड टू द डॉलर एट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पैक कर दिया जाता था इंडियन करेंसी को अमेरिका की करेंसी से, डॉलर से फिक्स कर दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था कि जी यही रहेगी, इसी को कहते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। द डॉलर इटसेल्फ एनआर्ज्ड टू दी किसके साथ, गोल्ड के साथ। मैंने आपको बताया फिक्स $35 को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया जाता था कि इतना एक ऑन्स जो है 35 है, $35, फिर उसके हिसाब से उसको इंडियन करेंसी में फिक्स किया जाता था। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई हो। चलो जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीबिल्डिंग एंड वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वर्ल्ड एरा। यानी पोस्ट वर्ल्ड एरा का मतलब है वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है, ठीक है। बेसिकली इसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रखा है। आपको पता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब से कब तक हुआ था, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1914 to 18 हुआ था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तो हुआ था 1939 to 45, 6 साल तक वॉर चली थी, है ना। और इसी में आपको पता है वो जर्मनी हारा था, है ना, हिटलर ने अपने आप सुसाइड कर लिया था, ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसी वॉर के अंदर गिराया गया था जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, है ना। चलो टॉपिक पढ़ते हैं। 2 डेकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 20 साल बाद, यानी ऑलमोस्ट 20 साल है ना, 20 डेकेड्स के बाद, 2 डेकेड्स के बाद यानी 20 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ब्रोक आउट। इट वॉज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर और अलाइज पावर। वही एक्सिस पावर सेंट्रल पावर एक ही बात है। और एक्सिस पावर के टाइम, एक्सिस पावर में उस टाइम कौन था, नाजी जर्मनी, जापान, इटली, इन्होंने ट्रिपेटाइट भी साइन किया था एक। चलो ये नहीं बताता मैं आपको,
ट्रिपेटाइट मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जी जापान पे हमला करे तो जर्मनी भी और इटली भी साथ में मिलकर जवाब दे, बेसिकली ये था ट्रिपेटाइट, ठीक है। और अलाइज पावर में ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं या रशिया भी कह सकते हो आज आप, और अमेरिका, ठीक है। ये वॉर जो थी वो 6 साल तक चली, लैंड पे भी चली, सी पे भी चली, एयर पे भी, यानी बम्बार्डमेंट यानी बम बम भी फोड़े गए थे हवा के अंदर, है ना, न्यूक्लियर बम हवा से ही तो घेरा था। And the war caused the immense amount of the economic devastation and the social disruption। बहुत खून खराबा हुआ, इकोनॉमिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, खून खराबा बहुत हुआ। 60 मिलियन पीपल मारे गए, ठीक है। 60 मिलियन बहुत होता है, 60 मिलियन पीपल बहुत होता है, 60 मिलियन पीपल मारे गए, और जो कि 3% था वर्ल्ड का। अब सोचो 3% पॉपुलेशन 6 साल में गिर गई, इतने लोग मारे गए। आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड, इतने लोग मारे गए थे, यानी 3% जो पॉपुलेशन गिरी थी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के उससे गिरी थी। और बहुत सारे लोग जो थे, मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो इंजर्ड भी हुए थे, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी, देखो इंसान कितना क्रूर हो सकता है ना, ये आपको ऐसी चीजें देखकर ही पता चलता है जब आप देखते हो यार कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, है ना। मतलब खड़े खड़े बंदा हो गया था ऐसा, ठीक है। चलो, पोस्ट वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन वाज शेप्ड इन दी टू क्रूशियल इन्फ्लुएंस, यानी दो चीजें ना वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नोटिस करी। पहली बात तो ये नोटिस करी कि अमेरिका जो है वो थोड़ा डोमिनेंट है वेस्टर्न कंट्री में, जो अपने जहां पर वेस्टर्न कंट्री आती है, यूरोप का जो वेस्ट पार्ट आता है या वेस्टर्न पार्ट में, जो हमारा यूएस है वो एक सुपर पावर की तरफ एमर्ज हुआ है, और हमारे ईस्ट की साइड में जो सोवियत है यानी यूएसएसआर वो एमर्ज हुआ है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है। दी फर्स्ट वन वाज दैट कि जो यूएस था एमर्ज एज द डोमिनेंट इकोनॉमी पॉलिटिकली और मिलिटरीली, ओके, और इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो सेकंड था वो यूएस का डोमिनेंस था। 1945 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, दो सुपर पावर मानी जाती है, एक तो यूएसएसआर और एक हमारा यूएस, ठीक है। ओके, इट हैड द ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट द नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी को हराने में जो था यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल था, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड उन्होंने ना, जब ज्यादातर कंट्री जो है वो अपनी, मैं आपको बता दूं इसमें एक और बात लिखी हुई है, दे ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम द बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इनटू द वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द ईयर्स, during the very years of the capitalist world was tapped into the Great Depression या in the Great Depression। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब जब ज्यादातर कंट्री वो जो आपको पता है ना एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ था, है ना, ज्यादातर फार्मर की जो फसल थी वो बहुत सस्ते दामों पर बिक रही थी, ज्यादातर कंट्री में ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस टाइम जो हमारा यूएसएसआर था वो क्या कर रहा था, हम अपने फार्मरों की हेल्प कर रहा था, आप ये कह सकते हो, ठीक है। या वो एक तरह से कम्युनिज्म की तरफ जा रहा था, ओके, सोशलिस्ट की तरफ जा रहा था, वो अपने फार्मर की हेल्प कर रहा था, ये आप कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये अर्ली पोस्ट ईयर्स के बारे में बात करी गई है। अर्ली पोस्ट ईयर्स यानी आपको पता ही है, अर्ली पोस्ट ईयर्स का मतलब है कि जैसी वॉर खत्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, द ब्रेटन वुड सिस्टम, ठीक है, इनॉग्रेट एन एरा ऑफ, मतलब प्री डिसेंडेंट ग्रोथ एंड द ट्रेड एंड द इनकम ऑफ द वेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन एंड द जापान, इसमें ये लिखा हुआ ब्रेटन वुड सिस्टम। उसके बाद आपको पता है 47 में ब्रेटन वुड सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था, जिसमें वेस्टर्न कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में और साथ ही में जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था इन ब्रेटन वुड सिस्टम ने, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड जो था वो बहुत तेजी से बढ़ा, 8% हुआ करता था, जो कि और मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो था वो 1950 से लेकर 70 तक 8% बढ़ा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड, और साथ में लोगों की इनकम थी वो 5% बढ़ी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अच्छा खासा अमाउंट है ये भी, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री वर इन दी हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इसका मतलब जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, जैसा अपना चाइना, ठीक है, जैसे अपना म्यांमार वगैरह, ये सारी की सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, सारी की सारी क्या करने में लग गई थी, ये करने में लग गई थी अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में। ये भी चाह रही थी कि जी हम भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें जैसे ये हमारे वेस्टर्न कंट्री ने कर रखा है, ये सारी की सारी चीजें। और उन्होंने भी बहुत पैसा इन्वेस्ट करा ताकि जो बढ़िया बढ़िया मशीनरी है जो अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है या किसी और कंट्री के पास है, उनको मंगवाया जा सके, ठीक है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे पैसे जो थे वो इन्वेस्ट करे फैक्ट्री वगैरह में, ताकि फैक्ट्रियों से, अमेरिका की फैक्ट्री से, यूरोप की फैक्ट्री से क्या मंगाई जा सके, बड़ी बड़ी मशीनरी मंगाई जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ताकि उनका भी फायदा हो। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दी अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री के बारे में बता रखा है कि व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
वर स्टिल अंडर द यूरोपियन कॉलोनी। आपको पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ना, तो बहुत सारी कंट्री जो थी उस टाइम भी जो थी वो गुलाम बनी हुई थी। जैसे इंडिया इंडिया जो था 45 में गुलाम था, 47 में आज़ाद हुआ था। और हमारा ये क्या कहते हैं उसको, म्यांमार, ठीक है। उसके बाद सिलोन, सिलोन आपको पता है ना, श्रीलंका, ये सारे के सारे गुलाम ही हुआ करते थे। और अफ्रीका तो भरा पड़ा था गुलाम से, मतलब अफ्रीका की हालत तो बहुत ही खराब थी, ठीक है। चलो, और ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कॉलोनी इन एशिया एंड दी अफ्रीका एमर्ज। और उसके 2 डेकेड्स के बाद 20 सालों के अंदर अंदर बहुत सारी अफ्रीका की कंट्रीज और एशिया की कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी। जैसे हम भी इंडिपेंडेंट हो गए, चाइना भी इंडिपेंडेंट हो गया, श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री थी अफ्रीका की भी जो इंडिपेंडेंट हो गई थी 20 सालों के अंदर अंदर, 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दे वर हाउ एवर ओवर बर्डन बाय द पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज। यानी मैं आपको बता दूं, हम आजाद तो हो गए थे, मतलब डेवलपिंग कंट्री माना जाता था हमको, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो पॉवर्टी की बहुत प्रॉब्लम थी, है ना, और साथ ही में रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे, जितने थे वो अंग्रेज लेके चले गए। जिन्होंने कॉलोनी बना रखा था उन्होंने हैंडीकैप बना दिया था। और ये लाइन भी लिखी हुई है, सोसाइटी वर हैंडीकैप्ड बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल। जो कॉलोनी ने रूल करा था उसकी वजह से एक तरह से सोसाइटी हैंडीकैप हो चुकी थी पूरी। ओके, आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, the former colonial powers still control the vital resources such as minerals and the land in the many of their former colonies। इसका मतलब है कि चलो हमारी बात तो नहीं, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रियां थी जो आजाद तो हो चुकी थी, है ना, बट फिर भी आज भी जिन कंट्रियों ने उनको गुलाम बना रखा था ना कुछ सालों बाद, तब भी जो वो कंट्री ने जिन्होंने गुलाम बना रखा था वो अभी भी उनके रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखती थी। जैसे कि मान लो अफ्रीका की कोई कंट्री है, हाँ यहाँ पर है, अफ्रीका की कोई कंट्री है, ठीक है, मान लो ए रखते हैं, ए नाम रख लेते हैं, तो उस पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। आजाद हो गई थी ये कंट्री, और आजाद होने के 2-3 साल तक भी फ्रांस ने इसके रिसोर्सेज का यूज किया। गलत बात है ना ये, तो ये भी चल रहा था, ठीक है। ओके, आगे क्या है कि फ्रॉम द लेट 1950s ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन वर बिगन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड द डेवलपिंग कंट्रीज या न्यूली इंडिपेंडेंट। उसके बाद है ना ब्रेटन वुड्स ने सोचा कि ठीक है यार, ये जो हमारी डेवलप कंट्री है, यूएस वगैरह है, ये सारी की सारी तो डेवलप कर रही है, बट इसके साथ साथ हमें, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो तो डेवलप कर रही है, बट इसके साथ साथ हमें जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने अपना अटेंशन जो था वो किन की तरफ, डेवलपिंग कंट्री की तरफ करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ जो हमारे ये हमारी डेवलपिंग कंट्री ने भी बहुत मेहनत करी थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एट द सेम टाइम द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमी। वेस्टर्न इकोनॉमी तो ग्रो कर रही थी, बट उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसी की वजह से ना 1950s में फायदा हुआ, ना 60s में, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, अंग्रेजों को ही हो रहा था। ब्रेटन वुड सिस्टम से और भी अलग अलग तरीकों से बहुत फायदा हो रहा था उनको, बट हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। देयरफॉर, इसीलिए मैं बता दूं, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप। हमने ग्रुप बना लिया जिसको कहा जाता है G77, ठीक है, G77 बनाया जाता है, डेवलपिंग कंट्री ने ग्रुप बना लिया था। और उन्होंने एक न्यू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो कहा जाता है इसको, क्लास 12th में, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है पोल साइंस का, उसके बारे में इसमें दे रखा है, बट थोड़ा सा ही बता रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी, उन्होंने, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री थी, उन्होंने बोला कि एक नियो बनाया जाए। ये बेसिकली बहुत सारी जो डेवलप कंट्री थी उन्होंने भी इसमें हेल्प करवाई थी। ये नियो था क्या, इसमें ना 4 चीजें बोली गई थी, ठीक है। 4 चीजें क्या क्या बोली गई थी, ऑल दो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको वैसे ही। न्यू में ये बात बोला गया था कि जो डेवलप कंट्री है ना, वो अपने जो, पहली बात तो ये बोला गया था कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री के रिसोर्सेज का कंट्रोल छोड़ दे। अगर म्यांमार में कोई चीज है तो ब्रिटेन जो है उसको, अगर वो म्यांमार अब आजाद हो चुका है तो उसको छोड़ दे उसके हाल पे, उसके रिसोर्सेज को ना ले, पहली बात ये बोली गई थी। दूसरी बात ये बोली गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना वो अपनी मार्केट को खोले और डेवलपिंग कंट्री के लोगों को वहां पर चीजें बेचने दे। तीसरी बात ये बोली थी कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, वो क्या कर सके, अच्छा, डेवलपिंग कंट्री को आप अपनी जो भी चीजें होती है ना, डेवलप कंट्री जो भी मशीन वगैरह बनाती है, वो डेवलपिंग कंट्री को भी दे, या टेक्नोलॉजी वगैरह दे सस्ते दामों पर। और चौथी चीज ये बोली गई थी कि डेवलपिंग कंट्री को भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि कौन से, हमारे IMS, वर्ल्ड बैंक, उनमें बोलने का मौका दे, अपनी बात रखने का मौका दे, उनको भी लोन मिले, उनको भी ये सारी की सारी चीजें मिले।
ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि बाय द नियो दे मीन अ सिस्टम दैट वुड गिव द रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल मिलेगा किसको? डेवलपिंग कंट्री को। डेवलपिंग कंट्री को उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल मिलेगा, उनको फेयर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह और बेटर एक्सेस मिलेगा देयर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्री। यही चारों के चारों पॉइंट लिखे हुए हैं यहीं पर। बेसिकली ये फोर्थ पॉइंट तो लिखा हुआ नहीं है, ये तो मैंने आपको खुद बताया है, बट ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है यही लिखे हुए हैं कि बेसिकली मार्केट में मतलब उनके रिसोर्सेज का कंट्रोल मिलेगा, टेक्नोलॉजी कम प्राइसेस पे मिलनी चाहिए, है ना, और साथ ही में मार्केट जो है उनको एक्सेस करवाई जाए, डेवलप कंट्री की मार्केट को एक्सेस करने का मौका दिया जाए, ये सारी की सारी बातें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एंड ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम। ये बात रियली सॉरी, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दिया था कि ब्रेटन वुड सिस्टम जो था वो एंड हो गया था। क्यों एंड हो गया था? क्योंकि फिक्स कर रखा था पहले, यूएस की जो करेंसी है उसको फिक्स कर रखा था, पैक कर रखा था, मैक्सिमम कंट्री की करेंसी ने अपने करेंसी के साथ, डॉलर के साथ फिक्स कर रखा था। बट उसके बाद लोगों को पता चला भैया ये भी फ्लक्चुएट होती है अमेरिका की करेंसी, तो फिर फिक्स्ड को छोड़ के फ्लोटिंग पे आ गए सारे, है ना, तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो था वो भी कोलैप्स कर गया। तो यही बात क्या लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं कि डिस्पाइट ईयर्स ऑफ द स्टेबल एंड द रैपिड ग्रोथ, not all have seen not all was well in the post war era या war world। ठीक है, from the 1960 the rising cost of its overseas involvement weakening the US finance competitive set। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली क्या था कि अब पोस्ट मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के अंदर भी दिक्कत आने लगी, राइजिंग द कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट, है ना, वीकन दी। अच्छा, ये जो अमेरिका थी वो हर वॉर के बाद है ना हर कंट्रियों में जो थी वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो रही थी, हर जो प्रॉब्लम थी उसमें इन्वॉल्व हो रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका का फाइनेंस जो सिस्टम था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था, वो थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो कि वीक हो गया था। क्या समझ आया? ये लाइन मैं दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली ये बता रखा है कि सब कुछ अच्छा नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, शांति थी, ठीक है, बट अमेरिका ने जो हर जगह अपने टांग घुसेड़ रखी थी ना, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फाइनेंस के मामले में, और आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के मामले में अमेरिका थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंट एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। लोगों का कॉन्फिडेंस उठ गया था डॉलर से, ठीक है, इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन द रिलेशन टू गोल्ड। गोल्ड के साथ, पहले गोल्ड के साथ होता ना, मैंने आपको बोला था ना $35 कितने एक ऑन्स गोल्ड, फिर उसको दूसरी करेंसी करा जाता था। अब गोल्ड से वो रिलेशन ढंग से नहीं रख पा रहा था अपने आप को, $35 से $36 का एक हो गया था, तो ऐसे अपने आप को नहीं रख पा रहा था, तो इसलिए दिस इवेंचुअली लीड टू कोलैप्स द सिस्टम ऑन द ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और इसके बाद एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिस्टम आ गया। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। फ्रॉम द मिड 70s द इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम ऑल्सो चेंजेस इट्स इंपॉर्टेंट वे। उन्होंने भी थोड़ा अपने चेंज किए तरीके। पहले क्या होता था आपको पता है, डेवलपिंग कंट्री कुड टर्न टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लोन एंड द डेवलपमेंट असिस्टेंट। मतलब मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री होगी, डायरेक्टली इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी तरफ जा सकती थी लोन के लिए। ठीक है, जैसे पाकिस्तान भी जाता है लोन वगैरह के लिए, हम तो कम जाते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा जरूरत है इस टाइम। ठीक है, मैं चाहता हूं उनका भला हो, नॉर्मल लोग जो शांति चाहते हैं हर कंट्री में उन सबका भला होना चाहिए, बट जो गलत करते हैं तो भैया फिर गलत ही हो उनके साथ, है ना। ओके जी, नाउ बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि दे वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक एंड द प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। बट उसके बाद उनको फोर्स किया जाने लगा, जबरदस्ती की जाने लगी कि भैया आप है ना जो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक है उनसे भी लोन लो, या लोन आप उनसे भी ले सकते हो तो उनसे लो। कहने का मतलब समझे आप, मतलब वेस्टर्न बैंक है ना, तो आईएमएफ मना, मतलब बिल्कुल मना कर देता था, कभी कभार जो वर्ल्ड बैंक था मना कर देता था, तो हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रियों को यूरोपियन बैंक के पास भागना पड़ता था जो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते थे, है ना। This led to the periodic debt crisis in the developing world, and the lower the income increase the poverty especially in the Africa and the Latin America। इसका मतलब है जिसकी वजह से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लिया, जिसकी वजह से गरीबी आई, ज्यादा लोन हमारे पे चढ़ गया, तो डेट की सिचुएशन फेस करनी पड़ी। ठीक है, और ज्यादातर ये सिचुएशन अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में देखने के लिए मिली। मैंने तो इंडिया का सिर्फ एग्जांपल दे दिया था, बट इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई,
ज्यादा प्रॉब्लम लैटिन अमेरिका में आई थी और अफ्रीका में आई थी, ज्यादा लैटिन अमेरिका में आई थी वैसे प्रॉब्लम, कि लोन ले लिया वेस्टर्न बैंक से ज्यादा, चुका नहीं पा रहे, पॉवर्टी वगैरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वर आल्सो हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी थी बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में भी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड यानी जो डेवलप कंट्री थी उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी फ्रॉम द मिड 70s एंड रिमेन्ड हाई अंटिल द अर्ली 90s तक, यानी 1990s तक ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो थी 1990s तक अच्छी खासी रही थी, ज्यादा लेवल पर रही थी, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही थी। फ्रॉम द लेट 1970s एमएनसी वर आल्सो बिगिन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू दी लो वेजेस एशियन कंट्री है। मैं समझाता हूँ, पहले तो एमएनसी समझ लो, एमएनसी क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे एमएनसी का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं कुछ लोग। एमएनसी वो कंपनी होती है जो एक से ज्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन वगैरह करती है, ऑपरेशन वगैरह चलाती है, जैसे टाटा, टाटा आपको इंडिया में भी मिलेगी और वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री में, ज्यादातर कंट्री में आपको टाटा वगैरह की कंपनी देखने के लिए मिलेगी। तो वो क्या है, वो एक हमारी एमएनसी है, इंडिया की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गया। एप्पल अलग अलग कंट्री में, अमेजोन अलग अलग कंट्री में, वोडाफोन अलग अलग कंट्री में, ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी एमएनसी है, ठीक है। चलो यही बात लिखी हुई है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, आर दी लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट दी सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करती है, उसी को हम एमएनसी कहते हैं। तो अब ये जो एमएनसी हो गई, आपको पता है ना 1991 के अंदर, है ना, 1991 के अंदर इंडिया के अंदर एक पॉलिसी आई थी दैट इज एलपीजी, और माँ की कसम अगर किसी बच्चे ने कमेंट में ये लिखा कि सर एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, साइंस नहीं पढ़ रहे, एसएसटी में एलपीजी जो है वो 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये नहीं है, ये गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, तो मजाक में भी ये बात नहीं बोलनी है एसएसटी की क्लास में। तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 से पहले अगर आप अपने दादा दादी से पूछोगे ना कि ये बताओ जी कि आपने कितनी एमएनसी का नाम सुना है, कितनी ऐसी कंट्री का नाम, कंपनी का नाम सुना है जो बाहर की थी, तो आपके जो दादाजी हैं वो शायद 10-20 ना बता पाए, क्योंकि उनके टाइम में, उनके 1991 से पहले ना दूसरी कंपनी को, दूसरी कंट्री की कंपनी को इंडिया में आकर ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता था, आती नहीं थी, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां आपको देखने के लिए मिलेगी, मारुति मिल गई बस, और 2-3 कंपनियां देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा और कोई एमएनसी होती नहीं थी। बट उसके बाद इंडिया 1991 में एक पॉलिसी लेकर आया जिसको कहा जाता था एलपीजी, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है हमने थोड़ा सा अपनी रिस्ट्रिक्शन को कम करा, कि जी बाकी कंट्री भी आकर हमारे से ट्रेड कर, बाकी कंपनी जो है दूसरी कंट्री की जो कंपनियां है एमएनसी है वो हमारे इंडिया के अंदर भी स्टैब्लिश हो पाए, इंडिया के लोगों को इससे जॉब मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल ने अगर यहाँ पर अपना कोई बिल्डिंग वगैरह बनाता है, तो अपने अपनी फैक्ट्री लगाता है, तो वहां से अमेरिका से बंदे थोड़ा ना पकड़ के लाएगा कि जी वहां चलो काम करेंगे, इंडिया के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इसलिए हमने ये किया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई। दूसरा प्राइवेटाइजेशन। अब पहले क्या करते हम करते थे कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी ना वो प्राइवेट थी, प्राइवेट का मतलब क्या, गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस में सिर्फ एलआईसी होती थी, और सिम जो होती थी वो सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल की होती थी, जो गवर्नमेंट कंपनी है। बट उसके बाद इनको, इन इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया गया, ताकि जो प्राइवेट कंपनी है वो भी आ सके, जैसे जियो प्राइवेट कंपनी है 1991 के बाद आई है, ये तो पता ही है आपको। एयरटेल 1991 के बाद आई है, ये अपनी वोडाफोन ये भी 1991 के बाद आई है, ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। तो ये करी थी, और ग्लोबलाइजेशन यानी दूसरी कंट्री से ट्रेड वगैरह बढ़ाया था, तो ये 1991 में आई थी ये पॉलिसी, ठीक है। ओके जी। और अच्छा, इंडिया में ज्यादातर जैसे हमने ये एलपीजी लेकर आए ना, तो सारे की सारी एमएनसी जो थी वो इंडिया के अंदर आने के लिए पागल हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो वेजेस है लो। अमेरिका में अगर कोई बंदा, अमेरिका में अगर कोई एमएनसी फैक्ट्री लगाती है और इंडिया में कोई फैक्ट्री लगाती है, तो अमेरिका में डॉलर में पे करना पड़ता है उनको अपने वर्कर को, जो कि बहुत ज्यादा है ना। वर्कर सेम काम के लिए $1000 लेता है, और यहाँ पर इंडिया में $1000 लेता है उसी काम के लिए, है ना। तो $1000 $1000 में कितना अंतर होता है, तो इसलिए इंडिया में ज्यादातर एमएनसी ने आना पसंद किया, ठीक है। चलो यही बात लिखी हुई है। एंड द रिलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द लो वेज कंट्री सिमुलेटेड द वर्ल्ड ट्रेड एंड द कैपिटल फ्लो। कैपिटल भी हमारे पास आया, हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल वगैरह भी आया था। मैं आपको बता दूं 1991 में ये जो एलपीजी की पॉलिसी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, हमारे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, है ना। तो इन दी लास्ट 2 decade दी वर्ल्ड इकोनॉमिक
जियोग्राफी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज दी कंट्री सच एज इंडिया, ब्राजील एंड दी चाइना। काया पलट कर दी इस एलपीजी की पॉलिसी ने, या मैं कहूँ बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे फायदा हो रहा है हमें इससे। कैसे? दूसरी कंट्री से हम, मतलब आज अब इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, चाइना भी सेम वजह से कर रहा है। बहुत सारी एमएनसी चाइना के अंदर लग रही है, इंडिया के अंदर लग रही है, और इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है, ब्राजील तेजी से ग्रो कर रहा है ना। तो यही लिखा है, एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है इन कंट्रीज में ड्यू टू एमएनसीज। ठीक है। इस टॉपिक में क्या पढ़ा, ये वाले पेज में अपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था, फिर फ्लोटिंग हो गया, इकोनॉमिक हालत बहुत खराब होने लग गई थी हमारी, हमने लोन लेने के लिए पहले आईएमएफ वगैरह से लोन लेते थे, बट उन्होंने मना कर दिया, तो यूरोपियन बैंक के पास भी जाना पड़ गया। इसकी वजह से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों की हालत खराब हो गई, पॉवर्टी वगैरह फेस करनी पड़ी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी टिल 1990s तक। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एलपीजी लेकर आई थी। उसके बाद दूसरी एमएनसी, दूसरी कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमारी कंट्री के अंदर आई थी और अपना बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश कर पाई थी, और हमारे इंडिया के लोगों को जॉब वगैरह मिली थी, और इंडिया की इकोनॉमी को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। क्लियर है? आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया हो। चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ओके। देखो कुछ कुछ टॉपिक है ना, कुछ कुछ टॉपिक, मेरी बात सुनो, कुछ कुछ टॉपिक मैंने मर्ज कर दिए। अब आप बोलोगे, अब ये मत बोलना कि फोर्थ पार्ट में सर आपने ये टॉपिक छुड़वा दिया। टॉपिक कुछ नहीं छुड़वाया, इसी के अंदर सब कुछ मिलेगा, बस मैंने दो टॉपिक को एक टॉपिक बना दिया। ठीक है। क्योंकि फालतू में वो टॉपिक के नाम नाम कर करके हो जाते थे इतने सारे नाम, तो मैंने दो टॉपिक मर्ज कर दिया और बीच में नहीं लिखा। तो आप ये मत बोलना कि जी टॉपिक सर आपने मिस कर दिया, कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एंड यहीं पर होता है आपका चैप्टर एंड। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, कर दिए होंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी भी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, है ना। उन सब के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। ओके। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार, सपोर्ट मिलता है इससे, है ना। और थोड़ा सा लगता है कि हाँ जी मेरे को करना है, क्योंकि मैं रात को 3 बजे भी वीडियो बनाता हूँ, सुबह के दोपहर के 3 बजे भी बनाता हूँ। मतलब ऐसे मोटिवेशन रहती है ना, मैं रात रात जग कर काम कर लेता हूँ सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से। ठीक है। तो कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेट्स अज्यूम, क्योंकि बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं, बच्चों के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो मैं सबके रिप्लाई अगर नहीं कर पाता तो मेरी दूसरे बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो आपने भी देखी है, आपको भी समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आप आंसर कर सकते हो तो करे करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में आंसर करे करो। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है। बाकी वेबसाइट पर जा सकते हो नोट्स वगैरह के लिए, और साथ में चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनो, है ना, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।